मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाओं की श्रृंखला में उनके लोकप्रिय उपन्यास प्रतिज्ञा का चौथा अध्याय। लाला बद्री प्रसाद की सज्जनता प्रसिद्ध थी। उनको ठग कर तो कोई एक पैसा भी न ले सकता था, पर धर्म के विषय में वह बड़े ही उदार थे। स्वार्थियों से वह कोसों दूर भागते थे, पर दीनों की सहायता करने में भी न चूकते थे। फिर पूर्णा तो उनकी पड़ोसिन ही नहीं, ब्राह्मणी थी। उस पर उनकी पुत्री की सहेली, उसकी सहायता वह क्यों न करते। पूर्णा के पास हल्के दामों के दो चार गहनों के सिवा और क्या था। षोडशी के दिन उसने वे सब गहने लाकर लाला जी के सामने रख दिए और सजल नेत्रों से बोली, मैं अब इन्हें रख कर क्या करूंगी। बद्री प्रसाद ने करुण कोमल स्वर में कहा, मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा बेटी। तुम यह न समझो कि मैं धर्म या पुण्य समझकर यह काम कर रहा हूं। यह मेरा कर्तव्य है। इन गहनों को अपने पास रखो। कौन जाने किस वक्त इनकी जरूरत पड़े। जब तक मैं जीता हूं तुम्हें अपनी बेटी समझता रहूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ न होगी। षोडशी बड़ी धूम से हुई। कई सौ ब्राह्मणों ने भोजन किया। दान दक्षिणा में भी कोई कमी न की गई। रात के 12 बज गए थे। लाला बद्री प्रसाद ब्राह्मणों को भोजन का खाकर लौटे तो देखा प्रेमा उनके कमरे में खड़ी है। बोले, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटी, रात बहुत हो गई, जाकर सो रहो। प्रेमा, आपने अभी कुछ भोजन नहीं किया है ना। बद्री प्रसाद, अब इतनी रात गए मैं भोजन न करूंगा। थक भी बहुत गया हूं, लेटते ही लेटते सो जाऊंगा। यह कहकर बद्री प्रसाद चारपाई पर बैठ गए और एक क्षण के बाद बोले, क्यों बेटी, पूर्णा के मैके कोई नहीं है। मैंने उससे नहीं पूछा कि शायद उसे कुछ दुख हो। प्रेमा, मैके में कौन है, माँ बाप पहले ही मर चुके थे। मामा ने विवाह कर दिया, मगर जब से विवाह हुआ कभी झांका तक नहीं। ससुराल में भी सगा कोई नहीं है। पंडित जी के दम से नाता था। बद्री प्रसाद ने बिछावन की चादर बराबर करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं पूर्णा को अपने ही घर में रखूं तो क्या हरज है। अकेली औरत कैसे रहेगी। प्रेमा, होगा तो बहुत अच्छा, पर अम्मा जी माने तब तो। बद्री प्रसाद, मानेगी क्यों नहीं, पूर्णा तो इनकार न करेगी। प्रेमा, पूछूंगी, मैं समझती हूं उन्हें इनकार न होगा। बद्री प्रसाद, अच्छा मान लो वह अपने ही घर में रहे तो उसका खर्च 20 रुपए में चल जाएगा ना। प्रेमा ने आर्द्र नेत्रों से पिता की ओर देखकर कहा, बड़े मजे से, पंडित जी 50 रुपए ही तो पाते थे। बद्री प्रसाद ने चिंतित भाव से कहा, मेरे लिए 20, 25, 60 सब बराबर है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी ही की तो नहीं सोचनी है। अगर आज मैं न रहूं तो कमला प्रसाद कौड़ी फोड़ कर न देगा, इसलिए कोई स्थायी बंदोबस्त कर जाना चाहता हूं। अभी हाथ में रुपए नहीं है, नहीं तो कल ही 4,000 रुपए उनके नाम किसी अच्छे बैंक में रख देता। सूद से उनकी परवरिश होती रहती। यह शर्त कर देता कि मूल में से कुछ न दिया जाए। सहसा कमला प्रसाद आंखें मलते हुए आकर खड़े हो गए और बोले, अभी आप सोए नहीं, गर्मी लगती हो तो पंखा लाकर दूं, रात तो ज्यादा हो गई। बद्री प्रसाद, नहीं गर्मी नहीं है, प्रेमा से कुछ बातें करने लगा था। तुमसे भी कुछ सलाह लेना चाहता था तो तुम अपने आप ही आ गए। मैं यह सोच रहा हूं कि पूर्णा यहीं आकर रहे तो क्या हरज है। कमला प्रसाद ने आंखें फाड़कर कहा, यहां अम्मा जी कभी ना राजी होंगी। बद्री प्रसाद, अम्मा जी की बात छोड़ो, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, मैं तो कभी इसकी सलाह ना दूंगा। दुनिया में सभी तरह के आदमी हैं, न जाने क्या समझे, दूर तक सोचिए। बद्री प्रसाद, उसके पालन पोषण का कुछ तो प्रबंध करना ही होगा। कमला प्रसाद, हम क्या कर सकते हैं। बद्री प्रसाद, तो और कौन करेगा। कमला प्रसाद, शहर में हम ही तो नहीं रहते, और भी बहुत से धनी लोग हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक हम भी कुछ सहायता कर देंगे। बद्री प्रसाद ने कटाक्ष भाव से कहा, तो चंदा खोल दिया जाए क्यों। अच्छी बात है, जाओ घूम घूम कर चंदा जमा करो। कमला प्रसाद, मैं क्यों चंदा जमा करने लगा। बद्री प्रसाद, तब कौन करेगा। कमला प्रसाद इसका कुछ जवाब न दे सके।
कुछ देर के बाद बोले, आखिर आपने क्या निश्चय किया है? बद्री प्रसाद, मैं क्या निश्चय करूंगा? मेरे निश्चय का अब मूल्य ही क्या? निश्चय तो वही है जो तुम करो, मेरा क्या ठिकाना। आज मैं कुछ कर जाऊं, कल मेरी आंखें बंद होते ही तुम उलट पुलट दो, व्यर्थ में बदनामी हो। कमला प्रसाद ने बहुत दुखित होकर कहा, आप मुझे इतना नीच समझते हैं? यह मुझे न मालूम था। बद्री प्रसाद बेटे को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर कि मेरी बात से उसे चोट लगी है, तुरंत बात बनाई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नीच नहीं समझता। बहुत संभव है कि आज हम जो बात कर सकते हैं वह कल स्थिति के बदल जाने से न कर सकें। कमला प्रसाद, ईश्वर न करे कि मैं वह विपत्ति झेलने के लिए बैठा रहूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप जो कुछ कर जाएंगे उसमें कमला प्रसाद को कभी किसी दशा में आपत्ति न होगी। आप घर के स्वामी हैं, आप ही ने यह संपत्ति बनाई है, आपका इस पर पूरा अधिकार है। निश्चय करने के पहले मैं जो चाहे कहूं, लेकिन जब आप एक बात तय कर देंगे तो मैं उसके विरुद्ध जीभ तक न हिलाऊंगा। बद्री प्रसाद, तो कल पूर्णा के नाम 4,000 रुपए बैंक में जमा कर दो और यह शर्त लगा दो कि मूल में से कुछ न ले सके, उसके बाद रुपए हमारे हो जाएंगे। कमला प्रसाद को मानो चोट सी लगी। बोले, खूब सोच लीजिए। बद्री प्रसाद ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, खूब सोच लिया है, देखना केवल यह है कि इसे स्वीकार करती है या नहीं। कमला प्रसाद, क्या उसके स्वीकार करने में भी कोई संदेह है? बद्री प्रसाद ने तिरस्कार भाव से कहा, तुम्हारी यह बड़ी बुरी आदत है कि तुम सबको स्वार्थी समझने लगते हो। कोई भला आदमी दूसरों का एहसान सिर पर नहीं लेना चाहता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। गए घरों की बात जाने दो, लेकिन जिसमें आत्मसम्मान का कुछ भी अंश है वह दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहता। मुझे तो संदेह ही नहीं, विश्वास है कि पूर्णा कभी इस बात पर राजी न होगी। वह मेहनत मजूरी कर सकेगी तो करेगी, लेकिन जब तक विवश न हो जाए हमारी सहायता कभी न स्वीकार करेगी। प्रेमा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, मुझे भी यह संदेह है, राजी होगी भी तो बड़ी मुश्किल से। बद्री प्रसाद, तुम उससे इसकी चर्चा करना, कल ही। प्रेमा, नहीं दादा, मुझसे न बनेगा। वह और मैं दोनों ही अब तक बहनों की तरह रही हैं। मुझसे इस ढंग की बात अब न करते बनेगी, मैं तो रोने लगूंगी। बद्री प्रसाद, तो मैं ही सब ठीक कर लूंगा। हाँ, कल शाम मुझे अवकाश न मिलेगा, तब तक तुम्हारी अम्मा जी से भी बातें होंगी, शायद वह उसके यहाँ रहने पर राजी हो जाएं। कमला प्रसाद गृह प्रबंध में अपने को लासानी समझते थे। यूं तो बुद्धि विकास में वह अपने को अफलातून से रत्ती भर भी कम न समझते थे, पर गृह प्रबंध में उनकी सिद्धि सर्वमान्य थी। सिनेमा रोज देखते थे, पर क्या मजाल थी कि जेब से एक पैसा भी खर्च करें। मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, उल्टे उसके यहाँ कभी कभी दावत खा आते थे। पैसे का काम ढेले में निकालते थे और बड़ी सुंदरता से कभी कभी लाला बद्री प्रसाद से इस विषय में उनकी ठन भी जाया करती थी। बूढ़े लाला जी बेटे की इस कुत्सित मनोवृत्ति पर कभी कभी खरी खरी कह डालते थे। कमला प्रसाद समझ गए कि लाला जी इस वक्त कोई आपत्ति न सुनेंगे, बल्कि आपत्ति से उल्टा असर होने की संभावना थी। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया। प्रातःकाल पूर्णा के द्वार पर जाकर आवाज दी। पूर्णा पहले तो उनसे पर्दा करती थी, पर अब बहुरिया बनकर बैठने से कैसे काम चल सकता था। उन्हें अंदर बुला लिया। बरामदे में चारपाई पड़ी हुई थी। कमला प्रसाद बाबू उस पर जा बैठे। एक क्षण में पूर्णा आकर उनके सामने खड़ी हो गई। पूर्णा का माथा घूंघट से ढका हुआ था, पर दोनों सजल आंखें कृतज्ञता और विनय से भरी हुई भूमि की ओर ताक रही थी। कमला प्रसाद उसे देखकर अवाक सा रह गया। वह इस इरादे से आया था कि इसे किसी भांति यहां से टाल दूं, मैके चले जाने की प्रेरणा करूं। उसे इसकी जरा भी चिंता न थी कि इस अबला का भविष्य क्या होगा, उसका निर्वाह कैसे होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, इसका उसे लेश मात्र भी ध्यान न था। वह केवल इस समय उसे यहां से टालकर अपने रुपए बचा लेना चाहता था। पर विधवा की सरल निष्कलंक दीन मूर्ति देखकर उसे अपनी कुटिलता पर लज्जा आ गई। कौन प्राणी ऐसा हृदयहीन है
जो किसी कोमल पुष्प को तोड़कर भाड़ में फेंक दे। जीवन में पहली बार उसे सौंदर्य का आकर्षण हुआ। अंधेरे घर में दीपक जल उठा। बोले, तुम्हें यहाँ अब अकेले रहने में तो बड़ा कष्ट होगा। उधर प्रेमा भी अकेले घबराया करती है। उसी घर में तुम भी क्यों ना चली आओ, क्या कोई हरज है? पूर्णा सिर नीचा किए एक क्षण तक सोचने के बाद बोली, हरज तो कुछ नहीं है बाबूजी, यहाँ भी तो आप ही लोगों के भरोसे पड़ी हूँ। कमला प्रसाद, तो आज चली चलो। बाबूजी की भी यही इच्छा है। मैं जाकर आदमियों को असबाब लाने के लिए भेज देता हूँ। पूर्णा, नहीं बाबूजी, इतनी जल्दी ना कीजिए, जरा सोच लेने दीजिए। कमला प्रसाद, इसमें सोचने की कौन सी बात है, अकेले कैसे पड़ी रहोगी? पूर्णा, अकेले तो नहीं हूं, महरी भी तो यही सोने को कहती है। कमला प्रसाद, अच्छा वह बिल्लो? हाँ, बुढ़िया है तो सीधी, लेकिन टर्री है। आखिर मेरे घर चलने में तुम्हें क्या असमंजस है? पूर्णा, कुछ नहीं, असमंजस क्या है? कमला प्रसाद, तो आदमियों को जाकर भेज दूं? पूर्णा, भेज दीजिएगा, अभी जल्दी क्या है? कमला प्रसाद, तुम व्यर्थ ही इतना संकोच कर रही हो पूर्णा। क्या तुम समझती हो तुम्हारा जाना मेरे घर के प्राणियों को बुरा लगेगा? कमला प्रसाद का अनुमान ठीक था। पूर्णा को वास्तव में यही आपत्ति थी, पर वह संकोचवश इसे प्रकट न कर सकती थी। उसने समझा, बाबूजी ने मेरे मन की बात ताड़ ली। इससे वह लज्जित भी हो गई। बाबू साहब के घर वालों के विषय में ऐसी धारणा उसे न करनी चाहिए थी, पर कमला प्रसाद ने उसके संकोच का शीघ्र ही अंत कर दिया। बोले, तुम्हारा यह अनुमान बिल्कुल स्वाभाविक है पूर्णा, लेकिन सोचो, मेरे घर में ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हारा विरोध कर सके? बाबूजी की स्वयं यह इच्छा है। मुझे तुम खूब जानती हो, पंडित वसंत कुमार से मेरी कितनी गहरी दोस्ती थी, यह तुमसे छिपा नहीं। प्रेमा तुम्हारी सहेली ही है। अम्मा जी को तुमसे कितना प्रेम है वह तुम खूब जानती ही हो। रह गई सुमित्रा, उसे जरा कुछ बुरा लगेगा। तुमसे कोई पर्दा नहीं, लेकिन उसकी बातों की परवाह कौन करता है? उसे खुश रखने का भी तुम्हें एक गुर बताए देता हूँ। कभी कभी यह मंत्र फूंक दिया करना, फिर वह कभी तुम्हारी बुराई न करेगी। बस उसकी सुंदरता की तारीफ करती रहना। यह ना समझना कि रंभा या उर्वशी कहने से वह समझ जाएगी कि यह मुझे बना रही है। तुम चाहे जितना बढ़ाओ, वह उसे यथार्थ ही समझेगी। इसी मंत्र से मैं उसे नचाया करता हूँ। यही मंत्र तुम्हें बताए देता हूँ। पूर्णा को हंसी आ गई। बोली, आप तो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। भला ऐसा कौन होगा जिसे इतनी समझ ना हो? कमला प्रसाद, इतनी समझ को तुम साधारण बात समझ रही हो, पर यह साधारण बात नहीं। तुमको यह सुनकर आश्चर्य तो होगा, पर अपनी तारीफ सुनकर हम इतने मतवाले हो जाते हैं कि फिर हम में विवेक की शक्ति ही लुप्त हो जाती है। बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठता है। हाँ, प्रशंसा करने वाले शब्दों में भक्ति का भाव रहना आवश्यक है। यदि ऐसा ना होता तो कवियों को झूठी तारीफों के पुल बांधने के लिए हमारे राजे महाराजे पुरस्कार क्यों देते, बताओ? राजा साहब तमंचे की आवाज सुनकर चौंक पड़ते हैं, कानों में उंगली डाल लेते हैं और घर में भागते हैं। पर दरबार का कवि उन्हें वीरता में अर्जुन और द्रोणाचार्य से 2 हाथ और ऊंचा उठा देता है तो राजा साहब की मूछें खिल उठती हैं। उन्हें एक क्षण के लिए भी यह ख्याल नहीं आता कि यह मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। ऐसी तारीफों में हम शब्दों को नहीं, उनके अंदर छिपे हुए भावों को ही देखते हैं। सुमित्रा रंग रूप में अपने बराबर किसी को नहीं समझती। ना जाने उसे यह खप्त कैसे हो गया। यह कहते बहुत दुख होता है पूर्णा, पर इस स्त्री के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे मालूम ही न हुआ कि प्रेम किसे कहते हैं। मैं संसार में सबसे अभागा प्राणी हूँ, और क्या कहूँ, पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। सुमित्रा से बोलने को जी नहीं चाहता, पर मुंह से कुछ नहीं कहता कि कहीं घर में कोहराम न मच जाए। लोग समझते हैं मैं आवारा हूँ, सिनेमा और थिएटर में प्रमोद के लिए जाता हूँ। लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ पूर्णा, मैं सिनेमा केवल अपनी हार्दिक वेदनाओं को भुलाने के लिए जाता हूँ। अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को और कैसे शांत करूं, दिल की आग को कैसे बुझाऊं? कभी कभी जी में आता है सन्यासी हो जाऊं, और कदाचित एक दिन यही करना पड़ेगा। तुम समझती होगी,
यह महाशय कहाँ का पचड़ा ले बैठे, क्षमा करना, न जाने आज क्यों तुमसे ये बातें करने लगा। आज तक मैंने इन भावों को किसी से प्रकट नहीं किया था। व्यक्ति हृदय से ही सहानुभूति की आशा होती है, बस यही समझ लो। तो मैं जाकर आदमियों को भेजे देता हूं, तुम्हारा असबाब उठा ले जाएंगे। पूर्णा को अब क्या आपत्ति हो सकती थी। उसका जी अब भी इस घर को छोड़ने को न चाहता था, पर वह इस अनुरोध को टाल न सकी। उसे यह भय भी हुआ कि कहीं यह मेरे इनकार से और भी दुखी न हो जाए। आश्रय विहीन अबला के लिए इस समय तिनके का सहारा ही बहुत था, तो वह नौका की कैसे अवहेलना करती। पर वह क्या जानती थी कि वह उसे उबारने वाली नौका नहीं, वरन एक विचित्र जल जंतु है जो उसकी आत्मा को निगल जाएगा। 5वां अध्याय अगले वीडियो में। नमस्कार।